हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AEC प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप जानते हैं, बायो में सेल का टॉपिक चल रहा है और सेल के टॉपिक की आज थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास में मैंने प्लास्टिड्स को डिस्कस किया था और सेल ऑर्गेनेल्स के कई सारे ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया था। हमने कोशिका की कई सारे कोशिकांग के बारे में लास्ट क्लास में जाना था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो सेक्शन रह गया था उसे वापस से हम पढ़ेंगे। तो ओवर मैंने प्लास्टिड्स पर किया था, एक बार थोड़ा सा उसके बारे में हम और जानते हैं, रिवीजन करते हैं कि ये प्लास्टिड्स कितने तरीके के होते हैं और मैंने उनके बारे में आपको क्या क्या बताया था, ताकि वापस से आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए और एक लिंक बन जाए। तो प्लास्टिड्स बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। मैंने आपको बोला था, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है और एक क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये तीन तरीके के होते हैं। अब इन तीनों में भी ना मैंने डिफरेंस बताया था कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, है ना। जैसे कि इसमें कोई रंग नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? तो ये कलरलेस होते हैं। ये कैसे होते हैं? तो इसमें कोई रंग नहीं होता है और ये कलरलेस होते हैं। पौधों के किन भागों में पाए जाते हैं? तो ये रूट्स में पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको क्रोमोप्लास्ट के बारे में बताया था कि ये कहाँ पाए जाते हैं। बेसिकली इनकी लोकेशन होती है, जैसे प्लांट्स हो गए, जैसे फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, तो ये वहां पर पाए जाते हैं। फिर क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये लीफ में पाए जाते हैं। पत्तियों को हरा रंग देने का काम करते हैं, जिसमें क्लोरोफिल भी हेल्प करता है। और लीफ जो है वो पूरे प्लांट में एक ऐसा सेक्शन है जहां पर वो अपना फूड बनाती है ना। अगर हम बोलें कि प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां वो अपना फूड बनाएगा, तो आंसर क्या होगा? लीफ। क्योंकि लीफ में ही क्या बनता है? फूड बनता है। और टिश्यूज की हेल्प से वो पूरे प्लांट में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, फिर उस भोजन का संवहन होता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वही आपके सामने थोड़ा सा है ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। बस ये ध्यान रखना कि कलरलेस होते हैं, है ना। ये हम नॉर्मल चीजें नहीं पढ़ रहे हैं कि आप सोचो कि अरे कलरलेस कैसे हो सकते हैं, रूट्स तो हमें ब्राउन कलर की दिखती है। तो मैं आपको बता दूं, आप बायो पढ़ रहे हो तो बायो में ये चीजें आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़नी पड़ेगी। जैसे आप बायो में अमाशय बोलते हैं, पेट नहीं बोलते हैं। बोलते हैं क्या? पेट नहीं ना। तो वैसे ही आपको इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ टाइप्स यहाँ पर बताए गए हैं। ये एक स्ट्रक्चर है सबके बारे में कि प्लास्टिड्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ल्यूकोप्लास्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके भी सब टाइप्स बेसिकली यहाँ पर बताए गए हैं। इसका केवल और केवल आपको नाम याद रखना है और इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना। केवल एक छोटा सा मैंने यहाँ पर इसकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है। अब आते हैं नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, है ना। प्लास्टिड से तो फिर भी इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो ये ईआर जो है ये पाया कहां पर जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों ही जगह पर ये ईआर पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है। कहां पर? दोनों जगह पर। अच्छा, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो कीथ पोर्टर ने की थी। बस ऐसे नाम याद कर लीजिएगा। पहले भी मैंने आपको बताया था कि सबकी डिस्कवरीज हमें याद नहीं रखनी है, तो इतना ध्यान रखो अभी कि कीथ पोर्टर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने ईआर को डिस्कवर किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये ईआर कितने तरह के होते हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये जो ईआर होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है स्मूथ ईआर, है ना, और एक होता है रफ ईआर। एक होता है स्मूथ ईआर और एक होता है रफ ईआर। अच्छा, स्मूथ और रफ की ही बारे में अगर मैं बात करूं, हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं? तो हिंदी में स्मूथ क्या कहलाएगी? चिकनी अंतः प्राद्रव जालिका। चिकनी अंतः प्राद्रव जालिका। और ये क्या कहलाएगी? खुदरी अंतः प्राद्रव जालिका। एक क्या हो गई? चिकनी अंतः प्राद्रव जालिका और एक क्या हो गई? खुदरी अंतः प्राद्रव जालिका। अच्छा, पहले तो थोड़ा सा बेसिक से समझिएगा, डायग्राम आपके सामने, बट फिर भी समझो। जैसे कि ये मेरा हाथ है, तो ये बिल्कुल स्मूथ है ना। क्या मैंने इस पे कुछ गिराया है? क्या इस पे कोई पत्थर है? क्या यहाँ पर छोटे छोटे कण हैं? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रास्ता बिल्कुल कैसा है? खाली है।
यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे स्मूथ बोल सकती हूँ, डेफिनेटली बोल सकती हूँ। और अगर मैं इसमें कुछ रख दूं तो रास्ते में क्या आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी, तो मैं उसे क्या बोलूंगी, रफ यानी कि खुरदरा। यही होता है ना, जैसे कि कोई एक रास्ता है ना, ये है एक सड़क, इस सड़क पे कोई भी पत्थर नहीं है, तो क्या मैं इसे स्मूथ बोल सकती हूँ, बिल्कुल। लेकिन अगर इस पे क्या आ गए, छोटे छोटे कई सारे पत्थर आ गए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रास्ता कैसा है, रफ है, यानी कि खुरदुरा है। बस अब इसी से ही आप समझ जाइए कि जो रफ है और जो स्मूथ है, स्मूथ मतलब चिकना, जहां पर राइबोसोम नहीं होंगे। ईआर में बस आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, इसमें राइबोसोम एक में प्रेजेंट होगा और एक में प्रेजेंट नहीं होगा। अब कहां पर नहीं होगा, तो मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है कि राइबोसोम कहां पर नहीं होगा, तो ये स्मूथ वाले सेक्शन में नहीं होगा, और राइबोसोम कहां पर होगा, तो ये रफ वाले सेक्शन में होगा, है ना। याद करने के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, आप उन दोनों में से किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। कैसे होता है, कैसे दिखता है, तो चलिए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये पूरा डायग्राम है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि न्यूक्लियोलस सबसे अंदर होता है। किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रक के अंदर ही केंद्रिका पाई जाती है। और इसी के चारों तरफ क्या होते हैं, ईआर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाला अलग होता है, स्मूथ वाला अलग होता है। ये न्यूक्लियर पोर मैंने आपको पढ़ाया भी था ना, मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब मैंने आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था, तो न्यूक्लियस में जितनी जितनी चीजें होती हैं, इवन न्यूक्लियोलस में भी मैंने आपको जितना पॉसिबल हो सकता था सब डायग्राम में बताया था, वहीं हमने न्यूक्लियर पोर भी पढ़ा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये डायग्राम है तो ये तो आएगा ही आएगा, है ना। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा सेक्शन होता है, ये पूरा सेक्शन किसका है, रफ वाले का, जिसमें ये छोटे छोटे से क्या बने हुए हैं, तो ये छोटे छोटे से राइबोसोम्स हैं। और ये वाला जो सेक्शन है ना, जो साइड में आपको दिख रहा है, ये आपका कौन सा सेक्शन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कौन सा सेक्शन है, स्मूथ वाला। तो रफ वाला ये है, वो आपका स्मूथ वाला है, उसमें कहीं पर भी राइबोसोम नहीं मिलेंगे, रफ वाले सेक्शन में आपको राइबोसोम प्रेजेंट मिलेंगे। क्लियर। अब इन दोनों का काम क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, हाँ या ना। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अगर प्रोटीन की बात होगी, सेल के किस ऑर्गेनल्स में होगी, या ना किस कोशिकांग में होगी, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन कहाँ हमें मिलेगा, राइबोसोम में मिलेगा। बट उसका संश्लेषण करने का काम कौन करता है, उसके सिंथेसिस का काम कौन करता है, तो हम क्या बोलेंगे, वो रफ ईआर करता है। ये क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण। और स्मूथ क्या काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड या प्रोडक्शन ऑफ लिपिड, प्रोडक्शन ऑफ लिपिड। लिपिड या फैट का ये क्या करता है, प्रोडक्शन, उसका निर्माण या उसका उत्पादन करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको ईआर से रिलेटेड अभी बताई है ना, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद गोल्जी बॉडी। तो ध्यान से सुनिएगा, गोल्जी बॉडी को की डिस्कवरी किसने की थी, कैमिनो गोल्जी ने की थी। किसने की थी इसकी डिस्कवरी, कैमिनो गोल्जी ने। इसका अदर नेम क्या है, तो ये ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, और ये मिडिल मैन, इसका मेन काम क्या होता है, तो ये मिडिल मैन होता है। क्लियर। अच्छा, इससे रिलेटेड कई सारी चीजें पहले तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज तो गोल्जी बॉडी काम कैसे करता है, ये मिडिल मैन क्यों है ना, और इसे हम ट्रैफिक कंट्रोलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है, ये एक तरह से रुकावट का काम करता है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको ये बताया था कि एक परमिएबल होता है, एक सेमी परमिएबल होता है, यानी एक पारगम्य होता है, एक अर्ध पारगम्य होता है, और एक अपारगम्य।
मतलब सेल से प्रोडक्ट, मतलब कुछ जो पदार्थ होंगे ना तो वो सेल से अंदर जाएंगे ना तो वो बाहर जाएंगे, तो वो अपारगम्य था। जो आ जा सकेंगे वो सेमी परमिएबल था, जिससे मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। और जो कुछ भी आ सकेंगे अंदर, कुछ भी बाहर जा सकेंगे, वो कौन से थे? पारगम्य थे। मतलब इतनी पतली या मुलायम झिल्ली जहां से कोई भी पदार्थ सेल के अंदर आ सके और सेल से बाहर जा सके, तो वो क्या कहलाई थी? तो मैंने आपको बताया था कि उसे हम पारगम्य कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, गोल्गी बॉडी क्या करता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो सेल के अंदर कुछ ऐसी चीजें बच जाती हैं जिसका काम नहीं है, उसे बाहर फेंकने का काम करता है ना। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर फेंकने का ये काम करता है, इसलिए इसे मिडिलमैन और इसीलिए इसे ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, ये कुछ इसका डायग्राम है गोल्गी बॉडी का, है ना, जिसे आप ना, इसके आपको पार्ट्स याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। किस में प्रेजेंट होता है ये ध्यान रख लेना। तो चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में ही प्रेजेंट होता है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी बॉडी के सेल में ये कैसे दिखता है। ये हमारे बॉडी के सेल है और ये है प्लांट सेल। अब इन दोनों में अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो कहां पर होता है ये? तो पूरी सेल में बिखरा हुआ सा रहता है ना। पूरी सेल में इस तरह से ये बिखरा हुआ सा मुड़ी हुई छड़ की तरह होता है ना। मुड़ी हुई छड़ की तरह ये इस तरह से पूरी सेल में होता है। ये हमारा क्या है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी। यही हमारी गोल्गी बॉडी है। दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं अब लाइसोसोम, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो जिसकी डिस्कवरी क्रिस्टियन डी डुवे ने की थी। अदर नेम क्या होता है? तो एटम बॉम्ब बोलते हैं इसे, सुसाइडल बैग बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं, और एटम बॉम्ब अलग से भी यहाँ पर 2 बार लिखा है। अब ध्यान से कुछ कहानी सुनिएगा। पहले एक चीज और देख लेते हैं, ये किस चीज के निर्माण में हेल्प करता है। तो हमारे जो कोशिकांग है, जैसे गोल्गी बॉडी है या फिर ईआर है, इन दोनों के निर्माण में कौन हेल्प करता है? तो इन दोनों के निर्माण में लाइसोसोम हेल्प करता है, मतलब इनके फॉर्मेशन में। लाइसोसोम एनिमल सेल में काफी ज्यादा होते हैं, संख्या में ये कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं। और जो प्लांट सेल होती है इसके कंपैरिजन में ये कैसे होते हैं? थोड़े से कम होते हैं। हमारी बॉडी में लाइसोसोम की संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती है, प्लांट सेल में हमारे कंपैरिजन में कैसी होती है? थोड़ी सी कम होती है। तो क्रिस्टियन डी डुवे ने इसे डिस्कवर किया था। एटम बॉम्ब, सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ ऐसी चीजें जो सेल के अंदर वो अब जरूरत नहीं है उसकी और वो वेस्ट हो गई है, तो उसको शरीर के बाहर भेजने का काम जो किसने कर दिया था? गोल्गी बॉडी ने। लेकिन अगर उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय या खत्म ही करना है तो वो काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली, क्योंकि ये अपने आप का ही पाचन कर लेता है, अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग और एटम बॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ ये गोल्गी कॉइल यानी गोल्गी बॉडी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी क्या करता है? निर्माण करने में मदद करता है। तो ये थी कुछ इसके बारे में जानकारी। राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो जॉर्ज ई पलाडे नाम के साइंटिस्ट ने 1955 में इसको डिस्कवर किया था। ध्यान से सुनिएगा, रॉबिन्सन और ब्राउन 2 साइंटिस्ट और थे। वैसे तो राइबोसोम की अच्छी खासी लंबी कहानी है, पर मैं आपको बता दूं कि जो राइबोसोम है वो एक साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि कई सारे साइंटिस्ट ने उसके बारे में डिस्कवरी की थी। राइबोसोम छोटे छोटे कण के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, जो हमारे सेल के कई सारे ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो ये ईआर के रफ वाले सेक्शन में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये पूरी सेल में बिखरा हुआ भी होता है। तो राइबोसोम हमें कई सारी जगह पर दिखता है। राइबोसोम किस चीज के फॉर्मेशन में, इसका फॉर्मेशन बेसिकली कहां पर होता है? तो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोलस में। नेक्स्ट है उसके बाद मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन। तो ये आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज और, मैं रॉबिन्सन और ब्राउन के बारे में बता रही थी। ये 2 ऐसे साइंटिस्ट रहे थे पलाडे के पहले।
पलाडे के पहले ये दो ऐसे साइंटिस्ट रहे थे जिन्होंने राइबोसोम को, जो सेम की जड़ होती है ना, उसकी जो रूट्स होती हैं, है ना, उनकी उसमें देखा था किसको, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को। किसकी हेल्प से देखा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था। फिर एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था पलाडे। इन्होंने फाइनली उसकी क्या कर दी थी? डिस्कवरी। और इस काम के लिए इसी के अंदर, अच्छा एक चीज और, पलाडे ने इसी में किसको देखा था? आरएनए को भी देखा था, जिसे हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राइबोसोम होता है वो किस किस से बना होता है, तो ये आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। इसमें प्रोटीन तो अधिक मात्रा में होता ही है, इसलिए तो इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें आरएनए भी होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं। राइबोसोम और किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल कहते हैं, मतलब सबसे छोटा कोशिकांग ये कहलाता है। अगर कोई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है तो सबसे छोटा कोशिकांग इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सबसे छोटा कोशिकांग, है ना, मतलब कोशिका का अंग, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल जो कि होता है। सेल का इंजन भी बोलते हैं इसको। और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब जो राइबोसोम होता है इसमें किसी भी तरह की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, यानी झिल्ली रहित कोशिकांग ये कहलाता है। प्रोटीन फैक्ट्री तो ऑब्वियस सी बात है, ये सबको पता ही है। ये दूसरे नाम नहीं पता होंगे जिनसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया है। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल भी क्या कहलाता है? राइबोसोम कहलाता है। राइबोसोम कैसा दिखता है? तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने है कि ये कहाँ पर कैसे पाया जाता है। तो ये है आपका राइबोसोम। ये आपके रफ वाले सेक्शन में कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। मान लीजिए यहाँ पे पूरी सेल बनी होती तो पूरी सेल में ऐसा बिखरा हुआ सा भी राइबोसोम होता है। आप में से किसी ने अगर फर्स्ट क्लास सेल की नहीं अटेंड करी है तो प्लीज अटेंड करिएगा। उसमें मैंने पूरा डायग्राम बना के आपको पढ़ाया था कि ये कहाँ कहाँ होता है, कैसे दिखाई देता है ना। अब हम केवल और केवल इसकी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। तो राइबोसोम के बाद नेक्स्ट आते हैं अब वैक्यूल्स, हिंदी में जो कि क्या कहलाती हैं? रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं की अगर मैं बात करूं तो ये प्लांट में ज्यादा होती हैं, एनिमल सेल में थोड़ी सी कम होती हैं। प्लांट सेल में कैसी होती हैं? ज्यादा, और एनिमल में कैसी होती हैं? कम। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रिक्तिकाएं चारों ओर से एक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती है। अच्छा, अर्धपारगम्य झिल्ली तो अब बताने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए, ये तो आप सबको पता ही है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। अगर किसी ने पूछा कि जो वैक्यूल्स होते हैं रिक्तिकाएं, अगर वो सेल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो वो किसकी बनी होती है? तो वो लिपिड की बनी होती है, जो नमक के पानी को साइटोप्लाज्म से बाहर रखने की अनुमति देती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब ये टोनोप्लास्ट क्या है? तो उसकी जो लेयर होती है ना बाहर की, मैं वॉल बोल सकती हूँ, वो किसकी बनी होती है? टोनोप्लास्ट की बनी होती है। अगर कोई बोले कि वैक्यूल की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? टोनोप्लास्ट की बनी होती है। रिक्तिका को कोशिका का भंडार घर भी कहा जाता है। ये आपका स्टोर रखकर, किसी भी चीज को स्टोर करके रखने की जगह होती है। अब किसको स्टोर करके रखने की जगह होती है? तो जैसे मान लेते हैं खनिज लवण हो गए, है ना, यानी कि मिनरल सॉल्ट हो गए, इसके अलावा शुगर हो गया, या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, O2 एंड CO2 हो गया। ये सब कहाँ पर पाया जाता है? तो ये सब स्टोर होकर रहता है वैक्यूल्स में, जो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जरूरत करने पर फिर ये हमें प्रोड्यूस करता है, हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है और हमारे शरीर को एक्टिव करने में फिर हेल्प करता है। तो चाहे खनिज लवण हो, शर्करा की जरूरत हो, कार्बनिक अम्ल की हो, O2 हो, CO2 हो, ये सब कहाँ पर स्टोर रहते हैं? किस कोशिकांग में जाकर स्टोर होते हैं? तो वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर आपके सामने है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और प्लांट सेल में ये कुछ इस तरीके से बड़ा सा बना हुआ होता है, जो कि मैंने आपको बना के भी बताया था। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम सेल सैप कहते हैं। ये क्या बना है? वैक्यूल बना है। इसमें जो ये बाहर की वॉल है वो किसकी बनी होती है? टोनोप्लास्ट की बनी होती है। और ये सेंट्रल वैक्यूल ये वाला सेक्शन है, और जो लिक्विड होता है उसे हम सेल सैप कहते हैं। तो ये हो गया हमारा वैक्यूल। नेक्स्ट आते हैं हम कहाँ चला गया?
चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं फिर हम अब सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स की अगर मैं बात करूं, इसे हिंदी में हम तारक काय कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? तारक काय कहते हैं। ये कुछ इस तरीके से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। घबराइएगा नहीं कि ये यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, सब बताऊंगी। सेंट्रोसोम के बारे में डायरेक्ट सुनिएगा, ये कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। द सेंट्रोसोम्स हेल्प इन सेल डिवीजन, यानी जो कोशिका का विभाजन होता है ये उसमें हेल्प करते हैं। कोशिका विभाजन मतलब जहां एक सेल से ही कई सारी सेल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि कोशिका विभाजन बहुत जरूरी है हमारे शरीर में। एक कोशिका से दूसरी कोशिका का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक यूकैरियोटिक में आते हैं जिसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हम यूनिसेल्युलर होते हैं और हम मल्टी सेल्युलर होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो सेंट्रोसोम का मेन काम क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। वे कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र संख्या को बनाए रखने का काम भी करते हैं। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसका बैलेंस करने का काम भी कौन करते हैं, सेंट्रोसोम्स कहते हैं। सेंट्रोसोम्स करते हैं जो बिल्कुल सेंटर में होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ इसके डॉटर सेंट्रियोल के बारे में बताया है और मदर सेंट्रियोल्स के बारे में बताया है। केवल आप डायग्राम देख लीजिए कि ये कैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद सेंट्रोसोम्स के बाद है प्रोकैरियोटिक। ओके, सो अब हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं, है ना। वो क्या हो गए हैं, कंप्लीट। मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, तो मैंने आपको बताया है सेल वॉल के बारे में, मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया है, लाइसोसोम, राइबोसोम, ईआर हो गया हमारा। ईआर में भी रफ स्मूथ दोनों मैंने आपको बताए हैं। गोल्जी बॉडी बताया है, मैंने आपको साइटोप्लाज्म भी बताया है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है, जेली लाइक सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं सेंट्रोसोम्स के बाद। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। ये पूरी कहानी समझने के पहले थोड़ा सा शॉर्ट में समझिएगा, ताकि आपको चीजें और भी अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहली चीज तो ये कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये एक प्रिमिटिव सेल होती है। प्रिमिटिव सेल का मतलब होता है पहले से बनी हुई कोशिका, यानी कि वो वे कोशिकांग जो पहले से ही बने हो, या ऐसा शरीर या ऐसा स्ट्रक्चर जो पहले से ही बना हो। अब एक बात बताइए कि जो पहले से बना है उसमें किसी ना किसी चीज की तो कमी रही होगी, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ज्यादातर चीजों की आपको क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। ये आपकी पहली पहचान। यूकैरियोटिक क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में यूकैरियोटिक एक गुड सेल होती है, एक अच्छी कोशिका मानी जाती है, क्योंकि उसमें सारी चीजें कैसी होती हैं, प्रेजेंट। हम किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में। चाहे प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ये सब किस में जाते हैं, यूकैरियोटिक में। और बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी किस में जाते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो अब हम जहां पर भी कमी या ज्यादा की बात आएगी, तो कमी मतलब प्रोकैरियोटिक, ज्यादा मतलब यूकैरियोटिक। अच्छी सेल कौन सी होगी, यूकैरियोटिक, ऐसे समझिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक की डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन समझने के पहले मैं आपको प्रोकैरियोटिक का मीनिंग थोड़ा सा तोड़ के बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक का मैं पहले तो आपको थोड़ा सा मीनिंग तोड़ के बता देती हूँ। देखो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। और कैरियोटिक से क्या निकलते हैं, कैरियन। क्या निकलते हैं, कैरियन, जिसका मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका। और प्रिमिटिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व या प्रारंभिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या होगी, पूर्व या प्रारंभिक कोशिका, यानी पहले से बनी हुई कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसे हम पहले तो जानते हैं। एनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स। हिंदी में भी जानिएगा, कोई भी एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर मतलब जो जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना हो। तो कोई भी एक कोशिकीय जीव जिसमें झिल्ली से बंधे केंद्रक या कोशिकांग नहीं होते हैं, मतलब इसमें कोई मेम्ब्रेन वाले जो कोशिकांग होते हैं यानी कि सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो इसमें नहीं पाए जाएंगे। बस यही यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही साथ क्या बोला गया है, केंद्रक के बारे में, क्योंकि इसमें केंद्रक भी कैसा होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। केंद्रक इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारे बॉडी में मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं,
हमारे में कैसे होते हैं, मल्टीपल होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। तो बस उसी को यहाँ पर बताया गया है कि डीएनए और प्लाज्मिड का एक लंबा सिंगल ये लूप होता है। तो डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि इसमें क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं, है ना। नेक्स्ट उसके बाद राइबोसोम दोनों में ही मिलेंगे, चाहे वो प्लांट से प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। एक्चुअली जो राइबोसोम होते हैं ना, एक्चुअली जो राइबोसोम होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। राइबोसोम ये कितने तरीके के होते हैं, दो, एक 70S होता है और एक 80S होता है ना। तो ये भी प्रेजेंट होता है, ये भी प्रेजेंट होता है, ये प्रोकैरियोटिक में होता है और ये यूकैरियोटिक में होता है। तो यहाँ राइबोसोम कैसे होंगे, 70S होंगे। ऑर्गेनिज्म टाइप कौन सा है, तो इसमें यूनिसेल्युलर, हिंदी में जिसे हम क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय कहेंगे। इसको शॉर्ट में समझिएगा, साधारण भाषा में, कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो वे कोशिकांग जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने हो या ऐसी कोशिका जो पहले से बनी हुई कोशिका हो, वही क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक। सेकंड, इसमें राइबोसोम 70S होते हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना ही न्यूक्लियोलस होता है। जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो ये सारी चीजें तो पॉसिबल ही नहीं है। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, तो सिंगल होते हैं। और ऑर्गेनिज्म टाइप कौन सा है, तो यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोकैरियोटिक के बाद, प्रोकैरियोटिक में ही इसमें जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है और कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। तो ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है वो एब्सेंट होते हैं, मतलब वे सारे ऑर्गेनेल्स जिनमें मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सब कैसे होंगे, यहाँ पर एब्सेंट होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये एक प्रॉपर सी लिस्ट है आपके सामने, जो मेम्ब्रेन वाले जो हैं सेल ऑर्गेनेल्स है, और ये सब यहाँ पर कैसे होंगे, एब्सेंट होंगे। न्यूक्लियस हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम्स, वैक्यूल्स। इनके बारे में एक चीज और जानिएगा कि इन तीनों की ना डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, और इन सब की ना सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इनकी कितनी मेम्ब्रेन होती है, तो इनकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ऊपर सबकी कैसी होगी, डबल, और इनकी कैसी होती है, सिंगल। सब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, बस अभी हम ओवरव्यू एक दे रहे हैं इसका। प्रेजेंट किसमें होता है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसमें बैक्टीरिया भी मेंशन कर लीजिएगा। ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में कैसा होता है, प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में कैसा होता है, प्रेजेंट होता है। इसका रेस्पिरेशन किस में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, हिंदी में प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। सो आपके सामने ये प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होता है, तो चलिए यहां पर देखते हैं यूकैरियोटिक के बारे में। किसके बारे में, यूकैरियोटिक के बारे में। देखो यू का मतलब पता है क्या होता है, गुड, यानी कि अच्छी। और कैरियोटिक से क्या निकलते हैं, कैरियोन निकलते हैं, जिसका मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका। यानी एक गुड सेल ही क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। तो कोई भी कोशिका जिसमें एक स्पष्ट रूप से परिभाषित नाभिक हो यानी न्यूक्लियस हो, और झिल्ली से बंधे अंगक हो, अंगक हो, यानी कि जो मेम्ब्रेन वाले जो जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो सब अगर यहाँ पर है, तो वही क्या कहलाएगी, यूकैरियोटिक सेल कहलाएगी, है ना। यानी ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इसमें कैसे होंगे, प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस भी कैसा होगा, प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम्स यहाँ पर मोर देन 1 होंगे। आप इसे मल्टीपल भी बोल सकते हैं, आप इसे मल्टीपल यानी बहुल भी कह सकते हैं। राइबोसोम 80S होते हैं। और ऑर्गेनिज्म टाइप कौन सा है, तो यूजुअली इसमें कैसे होते हैं, ये मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो यही चीज सेम हिंदी में लिखी है। और हाँ, ये किसके बने होते हैं, सेल वॉल। इसकी जो सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, जो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था, है ना। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स। इसमें ये सब कैसे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्लांट ये किस में प्रेजेंट होती है, तो प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। और इसका रेस्पिरेशन किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में।
दैट्स इट, ये होता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। कंप्लीट क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक वाला सेक्शन और यूकैरियोटिक वाला सेक्शन। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताती हूँ, देन हम इसको ओवर करेंगे, है ना। एक छोटी सी चीज हम इसमें और पढ़ते हैं, फिर हम इसे ओवर कर देंगे। और वो छोटी सी चीज क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम में स्टैटिक वाले सेक्शन में कई बार सेल का क्लासिफिकेशन आ जाता है, जो कि शेप और साइज के अकॉर्डिंग होता है। तो शेप और साइज के अकॉर्डिंग जो सेल है, जो कोशिका है, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हो जाएगा आपका सजीव जगत यानी लिविंग वर्ल्ड, और एक आपका हमारे शरीर की ही बात होगी। तो दोनों में से क्वेश्चन बनते हैं कि लिविंग वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है और लार्जेस्ट कौन सी है। और वैसे ही क्वेश्चन हमारे ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में भी बनते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, लिविंग वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो लिविंग वर्ल्ड की सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या है ये, तो ये है माइकोप्लाज्मा, साइको लिखा है, इसको सही कर लेना, ये है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, ये कई बार माइकोप्लाज्मा के नाम से भी आ जाती है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच, जिसे हम शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं, है ना। तो सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका हमारी बॉडी में, ध्यान से सुनिएगा, हमारी बॉडी में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो वो ओवम होती है, हिंदी में जिसे हम अंडाणु कहते हैं। और सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो वो स्पर्म होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु, जिसे हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु कहते हैं। क्लियर। सो आई होप आपको ये पूरी चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना। आई होप आपको ये सारी ही चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप हमारे सार्थक बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सार्थक बैच जो है एसएससी जेईई 2023 के लिए है। इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे स्टेट जेईई एग्जाम्स के लिए विजया बैच, या फिर नेक्स्ट आप हमारे नॉन टेक्निकल सेक्शन को पढ़ना चाहते हैं सिंगल सिंगल, जैसे आप सिंगल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, जनरल साइंस ये सब पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे नॉन टेक्निकल के सिंगल सिंगल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आप अभी बायो पढ़ रहे हैं। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी, तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ अगर आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल सेक्शन में आप जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और मैं इसके क्वेश्चंस भी पॉसिबल हुए तो बिल्कुल कराने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।